सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। मैं आज इस अंक के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। सोहबत सितारों के संग हम आज चौथे अंक में आपके सामने हैं। जब यादों की बात होती है, गांव, जंगल, पेड़, पहाड़, पर्वत, पानी, हवा, इनकी यादें आना बहुत स्वाभाविक है। मैं 40 साल पहले की यादों को याद करता हूँ तो मुझे चिपको आंदोलन, जिसमें मैं खुद शरीक रहा हूँ, याद आता है। और जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे अपना आंदोलन उस सिएटल के उस पत्र पर आकर के टिक जाता है जिसने कई सौ साल पहले यह पत्र लिखा आदिवासियों की तरफ से, और रेड इंडियन की महासभा में उसने इस पत्र को सामूहिक रूप से रेड इंडियन महासभा में पढ़ा। उस पत्र के कुछ अंश मैं आपके सामने आज सुनाने जा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया, शायद हमारे जीने का ढंग तुमसे अलग हो। तुम्हारे शहरों के नज़ारों को देख आँखों में चुभन होती है, लेकिन शायद हम आदिवासी जंगली हैं, असभ्य हैं, जो तुम्हारी बातें नहीं समझ पाए। तुम्हारे शहरों में कोई गली शांत नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनाई दे बसंत में कोपलों का खिलना या किसी कीट के पंखों की सरसराहट। लेकिन मैं तो असभ्य हूँ और इसलिए शायद नहीं समझता तुम्हारी बातें। यहाँ का शोर कानों को चोट पहुँचाता है, जैसे जीवन का क्या अर्थ यहाँ इंसान नहीं सुन सकता। व्हिरपूल के अकेलेपन का रुदन या रात को किसी पोखर में मेढकों का वाद विवाद। मैं एक आदिवासी हूँ, इसलिए तुम्हारी बातें नहीं समझता हूँ। हमें तो सुहाती हैं हवा की वो मीठी धुन जो तालाब की सतह को छूती हुई निकल जाती है, और बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू या फिर पेड़ों की महक से भरी हुई बयार हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि सभी पशु पक्षी तरु मानव उसी हवा में सांस लेते हैं, सब उसी हवा को बांटते हैं। लेकिन गोरे लोग इस हवा की परवाह नहीं करते, वैसे ही जैसे मृत्युशैया पर पड़ा आदमी जड़वत हो जाता है दुर्गंध के प्रति। फिर भी अगर हम तुम्हें अपनी ज़मीन बेचते हैं तो ज़रूर याद रखना कि यह हवा हमारे लिए बहुत कीमती है। यह मत भूलना कि हवा जीवों का पोषण करती है और सबके साथ अपनी आत्मा बांटती है। इसी हवा में हमारे पुरखों ने ली अपनी पहली और आखिरी सांस। यही हवा देगी हमारे बच्चों को जीवन दान। अगर हम तुम्हें अपनी ज़मीन बेच देते हैं तो इसे अलग रखना, पवित्र रखना, जहाँ तुम गोरे भी कर सको सुगंधित बयार का अनुभव। ठीक है, तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। तो लेकिन एक शर्त है मेरी, इस धरती पर बसने वाले पशुओं को समझोगे तुम अपना बंधु। मैं जंगली हूँ और शायद नहीं जानता कोई और जीने का तरीका। मैंने प्रेयरी पर हजारों भैंसों के विक्षिप्त शरीर देखे हैं जिन्हें गोरों ने बेवजह चलती गाड़ी से मार दिया था। मैं सभ्य नहीं और नहीं समझ पाता कि कैसे धुआं उड़ाती बेजान लोहे की गाड़ियाँ उस पशु की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। पशुओं के बिना मनुष्य क्या रह सकता है? पशुओं के बिना मनुष्य क्या रह सकता है? अगर पशु न रहें तो मनुष्य भी अकेलेपन की पीड़ा से खत्म हो जाएगा, और वैसे भी जो पशुओं के साथ होगा वही मनुष्य भी भोगेगा एक दिन। आखिर सभी कुछ तो जुड़ा है एक दूसरे के साथ। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना कि जिस ज़मीन पर वो चलते हैं वो हमारे पुरखों की राख से बनी है। उस ज़मीन का आदर करना सीखें। सीखना, अपने बच्चों को यह भी बताना कि ये मिट्टी हमारे कुटुंबियों की गाथाओं से समृद्ध है, कि धरती हमारी माँ है। यह हमारे अपने बच्चों को बताया, और तुम भी अपनी यही बताना। इंसान ने नहीं बुना जीवन का ताना बाना, वो तो सिर्फ उसमें एक तिनका है। उसके साथ वही होगा जो वो करेगा। ताने बाने के साथ हम तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि उन आरक्षित स्थानों में चले जाएं जिसे तुमने मेरे लोगों के लिए अलग रखा है।
हम अलग रहेंगे और शांति से रहेंगे। इसका कोई महत्व नहीं कि कहाँ बिताते हैं अपने शेष दिन। हमारे बच्चों ने हमारे पराजय को देखा है। हमारे योद्धाओं ने लज्जा के कड़वे घूंट पिए हैं। पराजय ने उन्हें उदासीन बना दिया है। आलस्य को शराब में डुबोते हैं और ख़त्म करते हैं वे अपना शरीर। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ बिताते हैं हम बाकी के दिन। वैसे भी हम गिनती में ज़्यादा नहीं, चंद घंटे, कुछ और साल, और फिर उन महान कबीलों की कोई संतान शेष न रहेगी जो कभी बेधड़क इस धरती पर घूमते थे और छोटी टुकड़ियों में भटकते थे। घने जंगलों के बीच कौन शोक मनाएगा उनके लिए, जो उतने ही ताकतवर और आशावादी थे जितने आज तुम हो। पर क्यों करूं मैं शोक अपने कबीले के अंत का? आखिर कबीला है क्या लोगों का एक समूह? लोग आते हैं, चले जाते हैं जैसे सागर की लहरें। ये गोरे लोग भी बच नहीं सकते उस साझी नियति से जो सबकी एक है। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता बंधुओं का ही है, पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बात हम जानते हैं, हम सबको भगवान एक है। गोरे लोग भी शायद एक दिन ये बात जान जाएंगे कि क्या तुम सोचते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी मिल्कियत है, हमारी ज़मीन की तरह जो तुम ले लोगे हमसे एक दिन नहीं। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो हम दोनों को एक नज़र से देखता है। उसके लिए यह धरती अमूल्य है और इस वसुंधरा को हानि पहुंचाना उसके रचयिता का तिरस्कार होगा। एक दिन गोरे लोगों का भी अंत आएगा शायद, और जातियों से भी पहले अपने वातावरण को ये दूषित करोगे तो देखना किसी रात तुम्हारा दम उसी गंदगी में घुट जाएगा। पर अपने विनाश में भी तुम चमकोगे उस भगवान के दिए हुए तेज से जो तुम्हें धरती पर लाया और किसी विशेष उद्देश्य से धरती का और आदिवासियों का शासक बनाया। यह नियत हमारे लिए एक रहस्य बन गई है, क्योंकि जब भैंसों का वध होता है, जंगली घोड़ों को पालतू बनाया जाता है, जंगल के हर कोने में घुस जाती है इंसानी भीड़ की गंध और पहाड़ों का सुंदर दृश्य ढक जाता है टेलीफोन के तारों से, तब नियति को हम समझ नहीं पाते। कहाँ गई हरियाली, कहाँ गए विशाल पक्षी, कहाँ गए दौड़ते घोड़े। वो शिकार का खेल जीने का तो अब अंत आ गया है और शुरू हो गई है जिंदगी भर की कोशिशें, जिंदा रहने भर की कोशिशें। ज़मीन बेचने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, तब शायद अपनी मर्जी से तुम्हारी दी गई ज़मीन पर काट सकें आखिरी दिन। जब धरती पर से अंतिम आदिवासी भी मिट जाएगा, तब ये समुद्र तट और बिहड़बन मेरे लोगों की आत्मा संजो कर रखेंगे। मेरे लोग इस धरती को उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ की धड़कन को एक नवजात शिशु। इसलिए अगर हम तुम्हें ज़मीन बेचते हैं तो वैसे ही प्यार करना उसे जैसे हमने किया है, वैसे ही संवारना जैसे हमने संवारा है। अपनी पूरी ताकत दिलो दिमाग से संभाल कर रखना इसे, अपने बच्चों के लिए, और प्यार करना उतना जितना परमपिता हमसे करता है। एक बात हम जानते हैं, हम सबका भगवान एक है और ये भूमि उसे बहुत प्यारी है। गोरे लोग भी बच नहीं सकते उस नियति से जो सबकी एक है। अंततः शायद हम बंधु हैं, यह समय ही बताएगा, यह समय ही बताएगा। तो एक पोटली रेत की एवं YPP के बैनर तले हम आपका खैर मकदम करते हुए ये कहना चाहेंगे कि बेल आइकॉन को दबाएं और इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने तमाम साथियों से इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। से तिला